Welcome students in my YouTube channel. Hope you are enjoying online studies. Kindly subscribe my channel and like each and every video. Today we will study about the chapter 1 of statistics, which is concept of economics and significance of statistics in economics. मतलब हम ये पढ़ने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्या है और स्टैटिक्स का इकोनॉमिक्स में क्या रोल है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स. स्पेशली ये पढ़ेंगे उसका सिग्निफिकेंस, मतलब महत्व क्या है. लेट्स स्टार्ट. दिस चैप्टर ओरिएंट्स द स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11 टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिक्स एंड इट्स significance in economics. The chapter begins with the introductory discussion of the chapter of the economics. मतलब इसमें पहले इंट्रोडक्शन होगा चैप्टर का और फिर हम स्टार्ट करेंगे. जस्ट लाइक फर्स्ट हमारा जो हेडिंग आता है कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. व्हाट इज इकोनॉमिक्स? तो वी एडवाइज द यंग लीडर ऑफ द 11th standard and comprehend the concept of economics through the following discussions relating to ordinary routine business of activities of our life. So what is the meaning of these lines? Ordinary business of our life. Actually the subject matter of economics is the ordinary business of our life. मतलब हमारे लाइफ में डे टू डे क्या होता है, यही इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है. हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, हम चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं. ऑल द मैटर, डिमांड है, सप्लाई है, सारी चीज़ें, दीज आर कॉल्ड ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ अवर लाइफ. इन मॉर्निंग टू इवनिंग वी कंज्यूम लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी ऑल्सो एंगेज इन लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सो द इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ. Every individual ranging from child to old man is engaged in some economic activities or other. Consumption is an important economic activity as we all are consuming different goods and services for satisfaction of our want. मतलब एक बूढ़ा हो, ये जवान व्यक्ति, ये बच्चा हो, वो मॉर्निंग टू इवनिंग कई चीज़ों को कंज्यूम करता है. सो इस वे से हम कंज्यूमर भी होते हैं. ऑन अदर हैंड कई लोग जो है इन चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं जब ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं. ऑन अदर हैंड वी आर प्रोड्यूसर ऑल्सो. तो कंज्यूमर इन चीज़ों को कंज्यूम करता है अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, अपनी वांट्स के सेटिस्फेक्शन के लिए, और प्रोड्यूसर इन चीज़ों को प्रोड्यूस करता है अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए. देन हियर कम्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज़ कंज्यूमर? देन इट इज़ वेरी सिंपल. Who is consumer? A consumer is one who consume goods and services for the satisfaction of wants. Consumer वो आदमी है जो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है. इट इज़ वेरी सिंपल. देन सेकंड, व्हाट इज कंजप्शन? कंजप्शन क्या होता है? कंजप्शन इज द process of using up the utility value of the goods and services for the direct satisfaction of our want. तो यहाँ पे एक वर्ड आता है यूटिलिटी. व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी? यूटिलिटी इज द सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अवर वांट. जो भी गुड्स और सर्विस में हमारी वांट्स को सेटिस्फाइड करने का पावर होता है उसको हम यूटिलिटी बोलते हैं. जस्ट लाइक वाटर हैव अ पावर टू सेटिस्फाइड अवर क्वेंस. हमारी प्यास को बुझाने के लिए पानी में वो पावर होता है. इट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ वाटर. खाने में हमारी भूख को मिटाने का पावर होता है. इट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी. दवाइयों में हमारी बीमारी को क्योर करने का जो पावर होता है, इट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी. यूटिलिटी वैल्यू ऑफ द गुड्स मीन्स इनहेरिट कैपेसिटी ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाइड ह्यूमन वांट. इनहेरिट कैपेसिटी मतलब जो गुड्स और सर्विसेज के अंदर जो पावर होता है जो हमारी वांट को सेटिस्फाइड कर देता है, उसी को यूटिलिटी बोलते हैं. देन नेक्स्ट, प्रोडक्शन इज अनदर इकोनॉमिक एक्टिविटी. अब कंजप्शन के साथ प्रोडक्शन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. एंड मैनी ऑफ अस आर प्रोड्यूसर engaged in the production of different goods and services for the generation of income. अब जब प्रोडक्शन होता है तो उसके साथ इनकम का जनरेशन होता है. इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हु इज़ प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर कौन है? तो अब प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम. अब प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विस को क्यों प्रोड्यूस करता है? इन ऑर्डर टू जनरेट द इनकम. हम इसको डायरेक्ट बोलें
तो वो अपने प्रॉफिट को अर्न करने के लिए। व्हाट डू वी मीन बाय इनकम जनरेशन? अब जब कोई प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है तो रॉ मटेरियल भी इस्तेमाल करता है, उसमें कैपिटल भी लगाता है, कुछ जगह को वो रेंट पे भी लेता है जहाँ प्रोडक्शन करेगा, कुछ लेबर हायर करता है, फिर वो अपने एंटरप्रेन्योरल स्किल को यूज़ करता है। तो इसमें इनकम ऑफ जनरेशन होता है, मतलब सभी को इनकम मिलता है, लेबर भी पैसा कमाती है, कैपिटल को इंटरेस्ट चला जाता है, लैंड का रेंट चला जाता है, और एंटरप्रेन्योरल जो स्किल है उसका प्रॉफिट चला जाता है। तो जो टोटल प्रॉफिट अर्न बाय प्रोड्यूसर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जनरेशन ऑफ इनकम। फिर आता है व्हाट इज प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग्स। वो प्रोसेस जिससे हम रॉ मटेरियल को यूजफुल थिंग्स में कन्वर्ट कर देते हैं इज कॉल्ड प्रोडक्शन। जैसे कॉटन का यूज़ करके उससे कॉटन क्लॉथ बना देना, शुगर कैन से शुगर बना देना, तो ये रॉ मटेरियल यूज़ करते हुए यूजफुल थिंग्स को बनाना इज कॉल्ड प्रोडक्शन। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। और जब भी रॉ मटेरियल से कोई यूज़फुल गुड बनता है तो उसमें यूटिलिटी जो वैल्यू है वो आ जाता है। अब जैसे अकेला जो कॉटन है उससे हमको कपड़े बनाने का सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, जब उससे थ्रेड बना के कॉटन क्लॉथ को बना दिया जाता है तो उसमें काफ़ी यूटिलिटी आ जाती है। मिट्टी का यूज़ करके मिट्टी का मटका बना देते हैं तो उससे पानी ठंडा रहता है, तो उसी मिट्टी की यूटिलिटी वो जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसमें ज़्यादा आ जाती है। यस, नेक्स्ट जो है हमारे पास saving and investment. Saving and investment are also economic activities and many of us are saver and investor. हम में से काफ़ी लोग सेवर हैं, मतलब हम इनकम को सेव करते हैं, एंड वी आर इन्वेस्टर ऑल्सो, हम पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पे। वी सेव अ पार्ट ऑफ इनकम, हम हमारी इनकम का कुछ पार्ट सेव करते हैं फॉर फ्यूचर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट, और हमारी इनकम का कुछ पार्ट हम इन्वेस्ट कर देते हैं इन शेयर एंड बॉन्ड्स टू जनरेट इनकम। अब शेयर एंड बॉन्ड्स में कुछ लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ बॉन्ड परचेज कर लेते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को तो आप आई से बताते हैं और कंजप्शन को सी से बताते हैं। तो टोटल हमारा जो इनकम है वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई के बराबर हो जाता है। दोबारा मैं लिख देता हूँ, अगर आप वाई को इनकम को वाई से डिनोट करते हैं देन इट इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। तो एक तो कंजप्शन हो जाता है और एक आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। देन व्हाट इज सेविंग? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेविंग? इट इज़ दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड। ये हमारी इनकम का वो पार्ट होता है जिसको हमने डायरेक्ट कंज्यूम नहीं किया है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ एब्सेंटी ऑफ कंजप्शन, तो इसको हम कंजप्शन का एब्सेंटी भी बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है हमारे पास? It is expenditure by producer on the purchase of such assets which helps to generate income। मतलब ये प्रोड्यूसर लोग करते हैं जो फिक्स असेट्स को परचेज करने के लिए करते हैं इन ऑर्डर टू प्रोडक्शन करने के लिए। आगे जो उनका फिक्स असेट्स होता है, मशीन वगैरह प्लांट जो सेटअप होता है इनकम जनरेशन के लिए जो ये करते हैं, उसको आप इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दस वी आर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सेवर, इन्वेस्टर। इस तरीके से इकोनॉमिक्स में कई साइड्स होते हैं, जैसे हम कंज्यूमर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, सेवर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं। वी आर ऑल एंगेज्ड इन डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हम में से हर पर्सन किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लगा हुआ है। इट मीन्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर वेरी डाइवर्स, मतलब ये बहुत विभिन्नता रखती है। इसके जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो एग्जाम्पल्स हैं इंक्लूड कंजप्शन, प्रोडक्शन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड मैनी मोर, और भी काफ़ी सारे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो इट इज़ एन एक्टिविटी विच रिलेट टू द यूज ऑफ स्कार्स मीन। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटी है जिसमें हम स्कार्स मीन, मतलब हमारे जो लिमिटेड रिसोर्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो स्कार्स रिसोर्सेज मीन्स आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू अवर बॉन्ड्स। हमें पता है कि हमारी बॉन्ड्स के कंपेरिजन में हमारे जो रिसोर्स हैं बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं। इमेजिन योर सेल्फ एज द रिचेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। अब आप सोचें कि आप इस अर्थ पे बिल्कुल रिचेस्ट पर्सन हैं, स्टिल यू कांट हैव एवरीथिंग, यू
वांट, जो भी आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। यू विश टू हैव एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप अर्थ पे रिचेस्ट पर्सन है और आप पॉइंट ऑफ टाइम पे ये चाहते हैं कि मुझे एनवायरनमेंट फ्री, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिले, देन यू कांट हैव, तो आप उसको वो नहीं मिलेगा। एंड मैनी मोर, अगर आप नेचर में रिसोर्सेज जो हैं उनका एंड हो जाएगा, देन यू कांट परचेज। आफ्टर ऑल यू आर द रिचेस्ट पर्सन ऑफ अर्थ। अगर रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो आप क्या परचेज कर लेंगे? इट इम्प्लाइज द स्केयरसिटी ऑफ योर मीन्स। तो ये हमारे रिसोर्सेज की स्केयरसिटी को बताता है, रिसोर्सेज इन रिलेशन टू योर वांट्स, कि जो रिसोर्सेज हैं वो आपके वेस्ट नहीं करने आपको, क्योंकि वो लिमिटेड है। यू हैव अ मनी, आपके पास बहुत ज़्यादा मनी है। यहाँ मुझे एक एग्जांपल ध्यान आ रहा है, एक डेलीगेशन था जो रतन टाटा के अंडर में किसी फॉरेन कंट्री में था। दे आर टेकिंग लंच देयर, तो काफ़ी सारे पर्सन थे, 50 to 60 पर्सन विद रतन टाटा। दे ऑर्डर्ड फॉर देयर लंच, तो लॉट ऑफ थिंग्स इज ऑर्डर्ड, एंड आफ्टर टेकिंग देयर लंच, व्हेन दे आर गोइंग अवे, जब वो जा रहे थे, देन देयर आर ओल्ड कपल देयर। दे इमीडिएटली इंटरप्टेड देम, उन्होंने उनको इंटरप्ट किया, एंड देन आस्क्ड, देन जस्ट सी योर लंच टेबल, आप अपने लंच टेबल को देखें, देयर आर लॉट ऑफ फूड रिमेनिंग देयर, बहुत सारा खाना वहाँ बचा हुआ है। देन द रतन टाटा एंड अदर पर्सन रिप्लाइड कि वी पेड फॉर इट, हमने इसके लिए पे किया है। देन द ओल्ड कपल रिप्लाइड, नो सर, यू हैव मनी बट यू डोंट हैव द राइट टू वेस्ट द रिसोर्सेज, बिकॉज दिस फूड कैन बी यूज फॉर अदर। दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर द स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास खाना नहीं है, पैसे हैं, इट डजेंट मीन कि आप उसको वेस्ट करें। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। So by this we are engaged in different and diverse economic activities. We are performing ordinary business of life. By doing these activities, ये सारी economic activities करके हम क्या कर रहे हैं? We are performing ordinary business of our life. हम हमारे लाइफ का ordinary business फॉलो कर रहे हैं according to अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड जो मार्शल है, इनके अकॉर्डिंग क्या है? अ ग्रेट प्रोपाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। दस ही डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ देयर लाइफ। इन्होंने एक लाइन में डेफिनेशन दिया इकोनॉमिक्स का, जिससे पता जिसके अकॉर्डिंग द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ देयर लाइफ, मतलब ये ऑर्डिनरी जो बिजनेस है ह्यूमन का, उसके मैनकाइंड का, उसकी लाइफ में किया जाने वाला है। तो आप इस डेफिनेशन को याद रखें। फिर लर्निंग बाय डूइंग आ रहा है, यू कैन डू दिस एक्टिविटी, आपको ये पढ़ना है तो यू कैन पॉज द स्क्रीन। नाउ द सेकंड हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, स्केयरसिटी इज द अंडर करंट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम एंड देयरफॉर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हमारा जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ये किस पे टिका हुआ है? स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। मैं क्लियरली बता दूं, इफ देयर इज नो स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑन दिस अर्थ, देन सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स ही नहीं होगा। अगर स्केयरसिटी रिसोर्सेज की आप रिमूव कर दें किसी भी तरीके से, तो इकोनॉमिक सब्जेक्ट को भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स यही है कि हम स्केयरसिटी ऑफ रिसोर्सेज का हमारी अनलिमिटेड वांट के कंपैरिजन में स्टडी करते हैं। हाउ टू मैनेज, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, उन सभी को हम स्टडी करते हैं। सो रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स इन रिलेशन टू अवर वांट्स, हमारी वांट्स के रिलेशन में हमारे रिसोर्सेज हमेशा कम होते हैं। ऑल्सो रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। अ 10 रुपी नोट इन योर पॉकेट मे बी स्पेंड ऑन द कप ऑफ कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक। अगर आपके पास 10 रुपये, या तो आप उससे 10 रुपये का कॉफ़ी का कप ले सकते हैं या कोल्ड ड्रिंक, मतलब आप दोनों में से एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। दिस इज़ कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। लाइकवाइज अ वर्कर में रेंडर्ड हिज सर्विस इन अ फैक्ट्री। अब एक वर्कर जो है, अगर वो अपनी सर्विस एक फैक्ट्री ए में देता है, या बी में दे सकता है, या सी में, मतलब वो रिसोर्स है, तो तीनों में से किसी एक फैक्ट्री में काम कर सकता है। ही कांट डू द वर्क इन ऑल 3 फैक्ट्रीज एट अ टाइम, बिकॉज ही इज़ वन। वो एक रिसोर्स है और वो एक लिमिट है रिसोर्स की, बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स एंड हैविंग अल्टरनेटिव यूजेज। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एस्केप फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ लिमिटेड मीन्स। अब सपोज करो कुछ कंट्रीज हैं, दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वर्क फोर्स, तो इंडिया से वहाँ पे लोग जाते हैं, दुबई जाते हैं, अमेरिका जा रहे हैं, चाइना जा रहे हैं, दूसरे कंट्री में, बिकॉज वो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स की कमी है।
अब पर्सन क्या होता है, सपोज करो वैकेंसी निकली अलग अलग स्कूल में इकोनॉमिक सब्जेक्ट की एंड आई अप्लाइड देयर, मैंने सभी जगह अप्लाइड किया है। एट अ टाइम ऑल द स्कूल इज कॉलिंग मी फॉर द पोस्ट ऑफ इकोनॉमिक टीचर। तो अब मैं तो सिंगल हूँ, मतलब मैं रिसोर्स हूँ, तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मैं किसी एक स्कूल को ज्वाइन कर सकता हूँ। देन आई हैव टू सी नो टू अदर स्कूल्स बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक, तो आपको कई एक चीज़ को चूज करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और ये वही है जिसको हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम बोलते हैं, और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो हमको इतने सारों में से एक चूज करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, नेक्स्ट हेडिंग जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है। इट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एक्चुअली इकोनॉमिक प्रॉब्लम हम इसको प्रॉब्लम ऑफ चॉइस बोलेंगे कि जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वही हमारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। और द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेटिंग स्कार्स रिसोर्स टू अल्टरनेटिव यूजेस, जो अल्टरनेटिव यूजेस हैं उसके एलोकेटिंग स्कार्स मीन्स हम किस तरीके से हमारे लिमिटेड रिसोर्स को अलग अलग यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूज़ भी हैं। अब मैं चाहूँ किसी स्कूल को ज्वाइन करूँ, अब मार्केट में जब देखते हैं कॉफ़ी लें, कोल्ड ड्रिंक लें, चॉकलेट लें, कोई भी लें, कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं 10 रुपीज़ में, बट आप किस चीज़ को चूज़ करते हैं। arising on account of the fact that resources are scarce and these have alternative uses। तो कंक्लूजन निकल के आता है कि हमारे रिसोर्सेज क्या है, एक तो वो लिमिटेड है और दूसरे उनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं। इकोनॉमिक्स इज एसेंशियली द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम दैट वी मस्ट कन्फ्रंट ओइंग टू द फैक्ट दैट आवर मीन्स आर स्कार्स इन रिलेशन टू आवर वांट्स एंड द मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये क्लियर हो जाता है जो हमारे पास कंक्लूजन निकल के आता है। अब जो रॉबिन्सन ने बोला है इसको डिफाइन किया है कैसे, अ साइंस दैट स्टडीड ह्यूमन बिहेवियर एज एन रिलेशन बिटवीन एंड्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब रॉबिन्सन ने भी जो डेफिनेशन दी है सिर्फ वर्ड्स अलग हैं, उनका भी कहना यही है कि ये इकोनॉमिक जो एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है लिमिटेड रिसोर्स से उसकी अनलिमिटेड वांट्स के कंपैरिजन में, उनके अल्टरनेटिव यूज़ में। नाउ 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 जो डिफरेंट हमने पास कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स क्या हैं। पहला है अपने पास कंजप्शन, दूसरा प्रोडक्शन है एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 3 हमारे पास मेन जो कंपोनेंट्स हैं, इनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। होप यू आर एंजॉइंग, यू कैन आस्क योर प्रॉब्लम एंड यस स्टूडेंट। Then the 3 main component of economic activities are consumption, production and distribution। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है what are the main economic activities, what are the 3 main economic activities, then your answer will be consumption, production and distribution। ये तीनों ही economic activities है main। I am saying main economic activities, there are lot of economic activities। हर काम एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है बाय विच यू आर अर्निंग योर लिवलीहुड, बट दीज आर द 3 कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन होता है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर कंजप्शन होगा। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट जो अपना कंजप्शन आता है। व्हाट इज कंजप्शन, अभी पढ़ा था पहले भी। हियर वी एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स स्टडी द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स एज कंज्यूमर और बायर of different goods and services for the satisfaction of their wants। भी हमने एज अ कंज्यूमर जो पढ़ा है कि भी कंज्यूमर क्या होता है, जो गुड्स और सर्विस को कंज्यूम करता है फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। ऐसी चीज़ें जो रेडी टू यूज़ हैं उनको हम यूज़ करते हैं, पानी पी के प्यास बुझा लेते हैं, खाना खा के भूख मिटा लेते हैं, नई ड्रेस मार्केट से ख़रीदते हैं जब हमारा कोई बर्थडे या शादी का ओकेज़न होता है या अदर ओकेजन्स ऑल्सो, तो हमारी वांट्स होती हैं उसको हम सेटिस्फाइड कर लेते हैं। एज कंज्यूमर पीपल हैव लिमिटेड मीन्स, हमारे पास लिमिटेड मीन्स है। मीन्स का मतलब अपने पास क्या होता है, रिसोर्सेज है, मैं बार बार बता चुका हूँ। वाइल देयर वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड है। हाउ डू दे एलोकेट देयर गिवन मीन्स, हमारी जो इनकम को हम कैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिवाइड करते हैं टू परचेज द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज गिवन देयर मार्केट प्राइस सो दैट देयर सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमाइज। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं जो बेस्ट होगा। सपोज यू हैव सम मनी, इमेजिन 100 रुपीज़, आपके पास 100 रुपीज़ हैं एंड यू आर एट वेजिटेबल मार्केट एंड फ्रूट मार्केट। आप वेजिटेबल और फ्रूट्स लेने गए हैं
विद योर बास्केट, आपके पास अपना एक थैला है, अब आपको सब्जी और फल खरीदने विद इन 100 रुपीज़, बट यू हैव 100 रुपीज़, दिस इज़ द लिमिट ऑफ योर रिसोर्सेज। आपकी इनकम, आपका रिसोर्स है, आपने 100 रुपीज़ में ही फल सब्जी खरीदना है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल आस्क द प्राइस ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, and after asking the price you will compare the price of different sellers, then you will purchase. You will spend some money out of 100 on the vegetable and some part of the money on fruits, but who will decide? You will decide according to your satisfaction. जो कॉम्बिनेशन आपको बेस्ट सेटिस्फेक्शन देगा यू विल परचेज इट। एक पुअर पर्सन सब्जी ज़्यादा खरीदेगा, सस्ती सब्जी खरीदेगा इन ऑर्डर टू परचेज सम फ्रूट्स, तो वो डिफरेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो अपनी बास्केट कैसे तैयार करता है। बट जो ह्यूमन भी जो कंज्यूमर बिहेवियर जो थियरी है वो क्या बताता है कि ईच एंड एवरी कंज्यूमर विल मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फेक्शन, सो ही विल एलोकेट द रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू हिज वॉन्ट्स एंड हिज सेटिस्फेक्शन लेवल। तो वो एलोकेशन क्या होता है कि 100 रुपीज़ में से आपने कितने रुपए की सब्जी ली है, और वेजिटेबल में भी डिफरेंट वेजिटेबल कौन कौन सी ली है। तो पुअर पर्सन क्या करता है, सस्ती सब्जी ज़्यादा ले लेता है क्योंकि फ्रूट्स ऑलरेडी महंगे हैं। तो टोटल कंज्यूमर बिहेवियर अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करता है। दिस इज द स्टडी ऑफ कंजप्शन ऑफ द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर when we formulate a set of standard relationship like the inverse relationship between price of good and its purchase। अब देखो कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करके हमें क्या पता चलता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ गुड एंड परचेज। परचेज का मतलब हमारे पास क्या होता है, डिमांड। तो किसी चीज़ की प्राइस और उसकी डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है बाय स्टडिंग ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि जो चीज़ें अक्सर सस्ती होती हैं उनको ज़्यादा चीज़ें वो खरीदी जाती है मार्केट प्लेस में। सो ये कंज्यूमर बिहेवियर से निकल के ये थ्योरी आता है डिमांड थ्योरी। तो डिमांड में क्या होता है, डिमांड और प्राइस का जो रिलेशन है वो इन्वर्स है। इफ़ द प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज। ये अपकमिंग चैप्टर है, पूरा चैप्टर डिमांड थ्योरी ऑफ डिमांड, उसमें हम पढ़ेंगे। एक्सपेंडिंग हाउ कंज्यूमर टेंड टू बिहेव, वी कॉल इट कंजप्शन थ्योरी। तो हम जो कंजप्शन इज एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इसमें हम कंजप्शन थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास डिमांड आ जाता है। दोबारा लिख देता हूँ, जो डिमांड है एंड इट्स एग्रीगेट्स जो है वो चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो मैक्रो में एग्रीगेट्स पढ़ते हैं। फिर सेकंड इकोनॉमिक जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो हमारे पास है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या होता है पहले ही हम पढ़ चुके हैं। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल गुड्स। तो प्रोड्यूसर ऑल्सो हैव लिमिटेड, मीन्स प्रोड्यूसर के पास भी जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड होते हैं। वाइल दे हैव अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू चूज फ्रॉम फॉर दियर फर्म एंड फैक्ट्रीज, वो अपनी फर्म फैक्ट्री के लिए जिन चीज़ों को प्रोडक्शन चुनता है, ये रॉ मटेरियल यूज़ करके किन किन चीज़ों का प्रोडक्शन कर सकता है। गिवन प्राइस ऑफ डिफरेंट इनपुट्स, हाउ डू दे चूज सच कॉम्बिनेशंस। अब वो मार्केट से जब रॉ मटेरियल लेता है तो वहाँ भी रॉ मटेरियल की प्राइस अलग अलग होता है, तो किस तरीके के रॉ मटेरियल वो लेता है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक टी सेलर है, वो चाय बना के बेचता है, चाय वाला है, तो चाय वाले के लिए रॉ मटेरियल क्या होता है, शुगर होती है, या उसके टी जो होती है, टी लीव्स हो सकती हैं, या अदरक या इलायची जो डालता है वो, और मिल्क होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब वो कैसे उस टी को मिक्स करता है, कौन सा दूध वो लेगा, कौन सी वो चाय पत्ती लेगा, चाय पत्ती अलग अलग रेट का मार्केट में होता है। तो अगर इन ऑर्डर टू इंक्रीज द प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट बढ़ाना है तो सस्ती वाली चाय पत्ती इस्तेमाल करता है। ही विल नॉट यूज़ द ताजमहल टी, ब्रुक बॉन्ड जो है ये काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो वो प्रोड्यूसर क्या करता है, ऐसे रिसोर्स को इनपुट में डालता है जिनकी प्राइस कम हो। हाउ डू दे चूज सच कॉम्बिनेशन विच आर लीस्ट एक्सपेंसिव, मतलब जो उसके लिए कम खर्चीले हों, इन ऑर्डर टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट सो दैट दे आर एबल टू मिनिमाइज देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जब वो सस्ते जो रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल यूज़ करता है, सस्ते का मतलब ये नहीं है क्वालिटी लो हो, हल्का फुल्का कम जो कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो अगर आपको वैसी चाय पीनी है देन यू हैव टू सेक्रीफाइस। इन 5 स्टार होटल्स you have to pay a lot of money for a single cup of tea because they are using all the quality product there, facilities हैं। बट एक जो टी स्टॉल है सड़क किनारे, वो क्या, उससे क्या आप एक्सपेक्ट करते हो
कि वो ताजमहल वाली चाय इस्तेमाल करे तो वो सस्ती यूज़ करता है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ द प्रोडक्शन ऑल्सो। तो इन सोसाइटी देयर आर डिफरेंट पीपल, पुअर सेक्शन भी है, मिडिल सेक्शन भी है, रिचर सेक्शन भी है। तो सम गुड्स आर ऑलवेज प्रोड्यूस फॉर द रिचर सेक्शन जस्ट लाइक ऑल द लग्जरी आइटम्स, एंड मिडिल क्लास के लिए डे टू डे आइटम है ऑर्डिनरी, वो मॉडरेट होते हैं, ना कॉस्टली होते हैं, ना बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं। पुअर सेक्शन के लिए आपने देखा होगा फुटपाथ पे भी कई चीज़ें मिलती हैं, कपड़े मिलते हैं, सारी चीज़ें, और बिग शोरूम में रिचर पर्सन के लिए मिलते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द स्टैंडर्ड। तो हर कस्टमर के लिए प्रोडक्ट होता है। ऑल्सो गिवन प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स, हाउ डू दे चूज टू प्रोड्यूस दोज। तो उन चीज़ों को कैसे प्रोड्यूस करता है, किन रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करता है, द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफर डैम मैक्सिमम रेवेन्यू। तो वो ऐसे प्रोडक्ट को चुनता है जिससे उसको रेवेन्यू मैक्सिमम मिले। व्हाट इज रेवेन्यू? रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल बिलिंग अमाउंट। जब सेलर अपने प्रोडक्ट को बेचता है, सारा प्रोडक्ट बेचने पे जो भी पैसा उसको मिलता है, बिलिंग अमाउंट, वो उसका रेवेन्यू कहलाता है इन इकोनॉमिक्स। जैसे एक दुकानदार ने दिन भर में 1 लाख रुपए का सामान बेचा, देन 1 लाख रुपीज इज रेवेन्यू फॉर हिम, सो दैट देयर प्रॉफिट, जो प्रॉफिट होता है इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। जब आप प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो टोटल जो रेवेन्यू है, टोटल जो सेल से पैसा है, उसमें से कॉस्ट प्राइस को निकाल दें। सपोज जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, टोटल जो रेवेन्यू हुआ आपका 1000 रुपीज़ का सामान बेचा, अब 1000 जो रुपीज़ था इसमें से 800 रुपीज़ का उसके पास कॉस्ट आया। कितना? 800 रुपीज़ का। व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट 800 फ्रॉम 1000 में से सब्ट्रैक्ट करोगे, देन यू विल गेट ₹200, देन 200 इज द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर, ये उसका प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपके पास रेवेन्यू में 2 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अगर मैं लिखूं रेवेन्यू को आर भी कर देता हूं तो इज इक्वल टू, इसमें आपके पास क्या हो जाता है? प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, प्लस कॉस्ट। कॉस्ट जो प्राइस है, इन दोनों को मिलाने पे रेवेन्यू होता है। और अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे, और कॉस्ट निकालना है तो रेवेन्यू में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे ना। is maximized. This is the study of production or the study of producer behavior when we formulate a set of standard relationship. जब आप standard relationship producer behavior से देखते हो, like greater the productivity of a factor, greater the employment, तो ये relation निकल के आता है जैसे ही producer की productivity बढ़ती जाती है, प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता जाएगा, देन इट विल एनहांस द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतने ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा, वो एम्प्लॉयमेंट में एंगेज हो जाएंगे। अब प्रोडक्शन क्या है? इट इज़ अ सेकेंडरी एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग, तो सेकेंडरी सेक्टर में एंगेज होते जाएंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो जाती है। दैट इज़ वाई आवर गवर्नमेंट ऑलवेज प्रमोट द ग्रोथ ऑफ जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी आपने पहले पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? जीडीपी का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो जितना ज़्यादा गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको दिमाग में रखना, याद रखना। एक्सप्लेनिंग द बिहेवियर ऑफ प्रोड्यूसर और देयर प्रोडक्शन डिसीजंस, वी कॉल इट प्रोडक्शन थ्योरी। तो इन सब को मिला के हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन थ्योरी। होप यू आर एंजॉइंग, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिस्ट्रीब्यूशन। A student of economics, we are also interested is knowing how income generated. इनकम कैसे जनरेट होता है? तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब नहीं है, इट इज़ नॉट अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल। ये लोगों में गुड्स और सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। किसका डिस्ट्रीब्यूशन है? INCOME। अब इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन के 4 पार्ट हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको आप याद रखेंगे। नंबर 1 जो अपने पास आता है, ये आता है रेंट, RENT, रेंट। अब रेंट किसको जाता है? लैंड को। अब लैंड क्या होता है? जिस ज़मीन पे प्रोडक्शन एक्टिविटी की जा रही है उसके लिए आता है। सेकंड अपने पास आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसका होता है? कैपिटल।
कैपिटल का इंटरेस्ट होता है, मतलब जो बिजनेस में पैसा लगाया जाता है उसका ब्याज। अगर वो प्रोड्यूसर ने खुद का पैसा लगाया है तो वो इंटरेस्ट प्रोड्यूसर के पास ही चला जाएगा। अगर वो जो ज़मीन है प्रोड्यूसर ने खुद की ज़मीन पे प्लांट फैक्ट्री को लगाया है तो ज़मीन का जो रेंट है वो भी प्रोड्यूसर को चला जाएगा। नंबर 3 आता है सैलरी एंड वेजेस। अब सैलरी और वेजेस जो हैं ये मिलती हैं वर्कफोर्स को जो फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे वो मजदूर हो चाहे ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क हो। फिर नंबर 4 आता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किसको जाता है? एंटरप्रेन्योरल स्किल, मैं इसको शॉर्ट में लिखता हूं। एंटरप्रेन्योरल जो स्किल्स होते हैं ये प्रोड्यूसर के होते हैं, क्योंकि हर किसी में दिमाग नहीं होता कैसे बिजनेस चलाना है। ही विल यूटिलाइज हिज नॉलेज, हिज स्किल्स, हाउ टू रन अ बिजनेस, हाउ टू मिक्स ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, भी रेंट, इंटरेस्ट, कैपिटल, ये लैंड कैपिटल को कैसे मिक्स करना है लेबर फोर्स के साथ, ये एक स्किल्ड पर्सन को पता है। ठीक, तो वी मीन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जनरेशन, इसको क्या बोलेंगे? जनरेशन ऑफ इनकम। अब जनरेशन ऑफ जो इनकम जो जनरेट होता है 4 पार्ट में होता है, रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, वेजेस एंड प्रॉफिट। जनरेटेड इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। इनकम जनरेटेड जो है प्रोडक्शन का प्रोसेस है। इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दोज हु हैव वर्कड एज एजेंट ऑफ प्रोडक्शन। अब एजेंट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है मैंने भी बताया। हु आर द एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन? दीज आर ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये ओनर है प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर के। इनमें पहला मैंने बताया लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरल स्किल। ठीक, एंटरप्रेन्योरल जो स्किल्स है, अ पार्ट ऑफ इनकम जनरेटेड विल गो टू द ओनर ऑफ द लैंड। जो टोटल इनकम जनरेट होता है उसका एक हिस्सा तो लैंड के ओनर को जाता है। यूज्ड इन प्रोडक्शन, जिस जमीन का इस्तेमाल प्रोडक्शन में हुआ है। इन द फॉर्म ऑफ रेंट, अ पार्ट विल गो टू द लेबरर। दूसरा हिस्सा लेबरर को जाता है जो उस प्रोडक्शन में काम करता है। फॉर रेंडरिंग देयर सर्विस, वो सुबह 10 बजे आता है, 5 बजे तक काम करता है, उस बदले में उसको जो रिवॉर्ड मिलता है इज कॉल्ड सैलरी और वेजेस। इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, अ पार्ट विल गो टू द ओनर ऑफ द कैपिटल, और जिसने पैसा लगाया एक हिस्सा उसके पास जाता है। अगर वो प्रोड्यूसर ने खुद पैसा लगा दिया तो वो इंटरेस्ट उसी को चला जाएगा। अगर उसने बैंक से लोन लेके लगाया है तो वो एज अ इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा। फ्रॉम द इंटरेस्ट एंड द पार्ट विल गो टू द एंटरप्रेन्योर्स इज द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। और जो एंटरप्रेन्योरल जो स्किल्स है प्रोड्यूसर के, जिसने भी अपना दिमाग लगाया वो प्रॉफिट उसको चला जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम रेफर टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। देखो वही जीडीपी जो भी मैंने एक्सप्लेन किया, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है इसको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी भी बोल देते हैं। ठीक, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब हमारे पास इंडिया में क्या होता है, यहाँ मैं बता देता हूँ आउट ऑफ थोड़ा सा है टॉपिक, कि जो जीडीपी है में इंडिया में जो पॉवर्टी का मेजर रीज़न क्या है, कि वो जो हमारा जीडीपी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पुअर सेक्शन को बहुत कम मिलता है और जो रिचर सेक्शन है, जैसे एक फैक्ट्री में जो कंप्यूटर ऑपरेटर है या जो हाई पोस्ट है वो वेल पेड है, उनको पर मंथ 50,000 80,000 ये सैलरी मिलता है। पर जो वर्कर है वो जो आता है सुबह से शाम तक, जो फिजिकल लेबर बहुत ज़्यादा करता है, उसको क्या मिलता है, मुश्किल से मतलब 10,000 पर मंथ मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है, पर डे के हिसाब से मिल रहा है। दे आर नॉट गेटिंग जॉब रेगुलरली, छुट्टी का पैसा कटता है। तो ये क्या होता है, पुअर सेक्शन को जीडीपी में फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। दैट इज़ वाई द पुअर बिकम पुअरर एंड रिचर बिकम रिचर। गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। यस, तो ये जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक मतलब हमारे देश में, डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस होने वाली गुड्स और सर्विसेज का वैल्यू। अमंग द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरल स्किल। ये आपको याद रखना है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ये 4 हैं, इनके अलावा कुछ नहीं होगा। व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इकोनॉमिक्स के वो कौन से प्रिंसिपल या थ्योरीज हैं जिनसे कि ये जो फैक्टर ऑफ इनकम है ये इसके फैक्टर में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सच ए स्टडी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। ऐसी स्टडी को हम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी बोलते हैं इन इकोनॉमिक्स। बिसाइड दीज 3 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिक्स
Economists also address such questions which are of social significance, like the question of poverty, unemployment, the question of growth and social justice. इसके अलावा भी हमारे जो कुछ इकोनॉमिक्स हुए हैं, इन्होंने कुछ थ्योरीज को बताया जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट आता है, पॉवर्टी आता है, ग्रोथ या सोशल जस्टिस आता है, एंड द क्वेश्चन ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने बताया था, जो नेक्स्ट ईयर आप पढ़ेंगे. As linked to the various economic activities, issues of social significance or the collective significance are categorized as issues of macroeconomics. ये macroeconomics के issues हैं. These are distinct from the issues of microeconomics. ये microeconomics के issues से बिल्कुल अलग हैं, which revolved around the problems of choice confronted by microeconomics units like a household, a firm or a industry. So that's all for today's class. We will see in the next video. I hope you are enjoying the online studies. Kindly subscribe my YouTube channel. It is the promotion of my channel. Thank you.